पाकिस्तान। ये बनी गाला में इमरान खान का महल नहीं है जहां उनका कानून चलता है। बजट के डॉक्यूमेंट में झूठ है। सिंध को 2-3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पार्लियामेंट की तारीख का एक और स्याह दिन था। जाहिर है कि बजट पेश किया जा चुका और उस बजट के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब को अपनी तकरीर का आगाज़ करना था। ये मरहला कल हो जाना चाहिए था, लेकिन कल भी हुकूमती बेंचों से शदीद मुज़ाहिमत की गई और शदीद एहतजाज किया गया और उसके नतीजे में स्पीकर जो है उन्होंने पहले तो 20 मिनट के लिए इजलास मौखर किया और फिर ये मामला जो है आज तक पर चला गया। आज भी जब इजलास शुरू हुआ तो जाहिर है कि हुकूमत की जानिब से एक ऐसे रवैया का मुजाहरा किया गया जो कि हुकूमत की वैसे रवायत नहीं होती है। यकीनन हुकूमती बेंचों से भी आवाज़ें उठती हैं। हम माजी में देखते रहे हैं कि उस जानिब से भी अपोजिशन के ऊपर आवाज़ें कसी जाती हैं, शोर भी मचाया जाता है, लेकिन वज़ीर जो होते हैं वो एक बेहतर तर्ज़ अमल का मुजाहरा करते हैं जिसके नतीजे में सूरत हाल को संभाल लिया जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हुकूमत जो है उसको तहम्मुल भी दिखाना पड़ता है, उसको सब्र भी दिखाना पड़ता है और उसको तदब्बुर भी दिखाना पड़ता है और फिर हिकमत का तकाजा भी उसी से होता है कि सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। अगर हुकूमत का ये ख्याल था कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को तकरीर से रोकना है और उनकी आवाज़ को जो है वो आगे नहीं पहुंचने देना है, तो उन्होंने अपने रवैये से, अपने तर्ज़ अमल से और वहाँ पर जिस नौइयत का उन्होंने एहतजाज किया उसके ज़रिए ज़्यादा तवज्जो जो है वो मबजूल कराई, ज़्यादा लोगों को टीवी स्क्रीनों के सामने जो है वो जमा किया जो शायद तकरीर इसलिए सुन गए कि उससे वाबस्ता जो तफरी थी वो उनको दस्तयाब थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि यकीनन इससे पहले स्पीकर के डाइस का गिराव भी होता रहा है, जो दस्तावेज़ात हैं उनको फाड़ के उछाला भी जाता रहा है, नारेबाजी भी होती रही है, लेकिन गंदी गालियों तक बात या नौबत कभी नहीं आई जो आज आई है। ये यकीनन एक अफसोसनाक अमर है। हमारे पार्लिमानी सियासत जो है और हमारी पार्लिमानी एहतजाज जो है वो अब बजाय इसके कि उसके अंदर कोई ठहराव आए वो आगे बढ़ता जा रहा है और उन हदूद से आगे बढ़ता जा रहा है जिनको आप चलिए मुहज़्ज़म माशरों को तो छोड़िए, जो तरक्की पजीर माशरे हैं उनके अंदर भी जिनको शायद अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन कानून साजी के अमल के हवाले से, ये हुकूमत और अपोजिशन के माबैन पार्लिमान के अंदर जो रवैया है उस हवाले से और फिर पार्लिमान के तकद्दुस के हवाले से, पार्लिमान की मजबूती के हवाले से और पार्लिमान को एक ऐसी अमाजगाह जहाँ से कानून साजी जन्म लेती है मुल्क के लिए, उसके लिए एक बड़ा आज अफसोसनाक दिन था। और जाहिर है कि जब कोई बात तय होती है तो उसके अंदर आला शख्सियात पार्टी की जो होती हैं उनकी इनपुट ज़रूर होती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से ये इनपुट थी जो कि है, तो यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सोचा जाना चाहिए ये बजट है, इस बजट पर सिर्फ हुकूमती और अपोजिशन अरकान का दारोमदार नहीं है, इस पे मुल्क का पूरा जो इक़्तिसादी ढांचा है वो एट स्टेक होता है और ज़ाहिर है पॉलिसी साजी हो रही होती है, उसमें एक अच्छी इनपुट जो है वो फ़ायदे का सबब भी बन सकती है और एक हल्का सा सरफ नज़र जो है वो बड़े नुकसान का सबब भी बन सकता है। ये वो रवैया है जिस पे गौर किया जाना चाहिए। नाज़रीन, बजट जो है वो पेश किया जा चुका है, लेकिन एक दो खदशात अब पैरेलल चल रहे हैं। एक खदशा ये है कि महंगाई का जो है वो सैलाब आने वाला है और दूसरा खदशा ये है कि बिलवास्ता टैक्सेशन इतनी ज़्यादा
कर दी जाएगी कि उसके नतीजे में गरीब तबका का जो हशर होगा वो तो अभी भी हो रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो भी आपस में मर्ज कर जाएं, बल्कि शायद गुर्बत की सतह से नीचे आ जाएं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बराह रास्त लिंक करती हैं और तकाजा करती हैं कि इनके ऊपर जो है वो बात की जाए। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। इकराम सहगल साहब, चूँकि आप लिखते भी हैं, आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल रही है, मैं ज़रा आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक उस क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो चीज़ों को बड़ी संजीदगी के साथ देखती है और लेती है। आपका क्या इस बारे में कहना है? नदीम, सबसे पहली बात तो ये, इसका आगाज़ तो अपोजिशन ने शुरू किया था जब शौकत तरीन साहब एक बजट पेश कर रहे थे। नाउ एक मुल्क का और जितने शहरों का हक है कि जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है उसको सुने। आखिर इसीलिए उसको टेलीवाइज़ किया जाता है। टेलीवाइज़ इसलिए नहीं किया जाता है कि आप उसकी स्पीच को आप ड्राउन आउट कर दें। तो आगाज़ तो खैर अपोजिशन ने किया था। दूसरा, फिर आपने कहा कि आज जब अपोजिशन ने किया ये, और ये बात गलत थी, इसमें कोई शक नहीं। फिर आज जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बेंचेस ने किया, शहबाज शरीफ को इसी तरह रवैये पर, ये भी कोई बात ठीक नहीं थी, ये भी गलत बात थी। लेकिन ये काली दिन नहीं है, तो बहुत सुनहरे दिन है पाकिस्तान के। इसलिए दिन है कि देखा जाता है कि पार्लियामेंट हैज़ नो मीनिंग। ये पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये फिश मार्केट है। यहाँ पर आप ऐसा करें, इसके अंदर एक वो कर दें, ऑडिटोरियम कर दें और ये फ्री स्टाइल रेसलिंग यहाँ पर शुरू करा दें, तो वो बेहतर रहेगा। ऑडियंस की जो होती है ना, एक्चुअली एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो उससे बढ़ जाएगी। तो ये फिश मार्केट तो है ना, तो फिश मार्केट जब है तो पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? आप एक मुल्क है, आपके साथ बहुत बहरान के थ्रू गुजर रहे हैं, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो फ़र्रुख सलीम साहब इनको स्टेटिस्टिक जब देते रहते हैं वो बताते रहते हैं। हारून शरीफ साहब खुद इसमें माहिर हैं। देखिए, इस मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप दूसरे को ड्राउन आउट करें। और ड्राउन आउट ये एक वो ट्रेडिशन बन गया है इस अमल में। अब जब ट्रेडिशन बन गया है और वो पार्लियामेंट जो काम करना चाहिए नहीं कर रहा है, तो उस पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? उस पार्लियामेंट को आप ख़त्म करें। और आप जो है, जिस तरह आप थिंग आपके और इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन जो है, मैं फ़र्रुख सलीम साहब भी मैं जानता हूँ कि इस पर कहते रहे कि लोकल बॉडीज़ को आप एम्पावर करें, सिटीजन्स की आप स्टेक होल्डर्स को आप ज़्यादा करें और नेचुरली आप करें। क्योंकि बजट तो आपने पेश कर दिया, बजट का मुझे भी नहीं पता चला बजट में क्या था जब तक वो अखबारों में नहीं आया या रात को टेलीविजन पे नहीं मिला। मैं ये एक ओपिनियन ले लूँ इकराम सहगल साहब, अब फ़र्रुख सलीम साहब आप ये फरमाइए, ज़रा हारून शरीफ साहब की तरफ आखिर में जाएंगे क्योंकि मामला जो है उनकी पार्टी का भी है। आप कैसे इस सारी सूरत हाल को जो है वो देखते हैं? बहुत ही मायूसी होती है किस किस्म के लोग जो हैं वो हमारे हुक्मरान बन बैठे हैं, या चाहे वो अपोजिशन जमात में हों या हुकूमती जमात में हों। देखिए, हमारा जो जमहूरी सियासत है उसके दो पहिए हैं, एक हुक्मरान जमात और एक अपोजिशन जमात, और दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे तो जमहूरी सियासत तो ख़त्म हो चुकी, यहाँ नफरत की सियासत है, इंतकाम की सियासत है। आप सोचिए कि दुनिया के सामने हम अपने मुल्क को क्या तमाशा बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके जाते हैं। ये अगली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं इस वक्त। और फिर एक वो जो गहरा ताल्लुक है सियासी अदम इस्तेहकाम में और मईशत में, उसका एम्पेरिकल एविडेंस है दुनिया भर में कि जब तक आपके पास सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, आपके पास मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है, यानी कि तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं।
और उनके ऊपर वाले जो जिनको इलेक्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है, दोबारा से चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमती जमात में है, वो क्या नजरिया पेश कर रहे हैं? वो अपने वोटर्स के लिए कुछ लेके आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ उनके पास फ्यूचर का प्लान है, या बस यही नफरत की सियासत और इंतकाम की सियासत? लेकिन ये जो गाली गलोच वाला मामला है, ये मुझे अपनी जिंदगी में नदीम साहब याद नहीं कि असेंबली की फ्लोर में इस किस्म की गंदी गालियां निकाली गई हों पहले। अच्छा, अब इसमें हारून शरीफ साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत में होता है, एहतजाज जो है वो भी जमहूरियत का एक हुस्न है, और जमहूरियत के अंदर अगर एहतजाज नहीं होगा तो उसके अंदर वो रंग नहीं आता है। लेकिन इस हद तक चले जाना कि जहाँ पे आप इख्तलाफ राय से बढ़ के नफ़रत में मामला तब्दील हो जाएं और एहतजाज जो है वो नारेबाजी से बढ़कर गालम गलोच में तब्दील हो जाए, तो क्या ये एक ऐसे ईवान को जहाँ पे ये तसव्वुर किया जाता है, तसव्वुर क्या हकीकत है कि वो अवाम के नुमाइंदगान हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, तो हमारी तर्जुमानी का फिर यही तरीका कार है? हारून शरीफ साहब जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन है। मैंने कल तो देखा था, आज तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि इसके 2-3 पहलू पहले मैं प्रैक्टिकल बोल दूँ। देखिए, एक तो ये है कि इसका मतलब है कि बजट के ऊपर संजीदगी तो आप छोड़ दीजिए, कोई डिबेट नहीं हो पाएगी, और हमारा डिबेट जो आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए और ये हक है लोगों का, एक तो वो स्पेस सारी ख़त्म हो गई है। दूसरी सूरत हाल इसके अंदर ये है कि जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, बजट स्पीच सुनी है, वो बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। वो एफपीआर को चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। सो ये जो सारी चीज़ें वो जिक्र कर रहे हैं, वो तो डायलॉग और कंसेंसस के बगैर हो ही नहीं सकती। वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कन्वीनिंग स्पेस जो कि पार्लियामेंट है, अगर वो कन्वीनिंग स्पेस ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ तक मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ, इवन यहाँ पर तो बैक चैनल तलकात भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो एक दूसरे से गुफ्तगू है वो मीडिया के थ्रू होती है ना। ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से ये एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हमें सर्टन डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट लोगों के साथ रखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ मैंने जो पूरी दुनिया में देखा है, उसके अंदर ये रोल कि उस कन्वीनिंग स्पेस को अलाइव रखा जाए, उसके अंदर हुकूमत का रोल ज़्यादा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अपोजिशन के अंदर बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने जो टीवी पे भी सुना, उनकी तरफ से भी एक शैडो बजट आना चाहिए था, ताकि उसकी बेस पे आपके पास 2 चॉइसेस होती और डिबेट होती। खाली अपोजिशन, खाली बराए नाम अपोजिशन भी अवाम को कुछ नहीं देती, लेकिन अगर आप बिल्कुल डायलॉग करने पे तैयार ही नहीं है और डैगर ड्रॉन है, तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आता हूँ हारून शरीफ साहब, और जी हारून शरीफ साहब मैं आता हूँ। अब इसमें इकराम सहगल साहब, ज़रा मैं उस बजट की कैफियत पे आना चाहता हूँ, और आप चूँकि बिजनेसमैन भी हैं और कामयाब बिजनेसमैन हैं, एक चीज़ जो बहुत वरी कर रही है बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर, उस पे ज़रा आपकी भी राय ली जाए कि वो कह रहे हैं कि जो आपको एक ख़ुद तशख़ीसी निज़ाम यानी सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम जो है टैक्स के अंदर, उसको हम मुतारिफ़ करा रहे हैं, और ये जो है ये आप कीजिए, इसको तस्लीम किया जाएगा, और एक ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड सिलेक्शन के ज़रिए इंतखाब हो जाएगा किसी के भी ऑडिट का, और वो ऑडिटर जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा, और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी मुजरिमाना तसव्वुर होगी, जिस पर जेल जाने की सज़ा दी जाएगी। क्या राय है इकराम सहगल साहब? मैं एक राय बड़ी क्लियर है, अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो आप जेल जाएं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही बात होती है। अब IRS लोगों को जेल भेजती है, माइकल मिल्टन जैसे बिलियनर को उन्होंने जेल रखा था 9 साल, तो कौन सी बात होगी? अभी आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उनके पीछे
न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और US जो वहाँ पर उनकी स्टेट जो है न्यूयॉर्क सिटी की मैनहट्टन का जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो आप टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, और अगर ये टैक्स को अवॉइड करते हैं तो ठीक है, आप जीत जाते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। और आई थिंक आप बिल्कुल ठीक है, सेल्फ ऑडिट कर, सेल्फ असेसमेंट करें, और आप सेल्फ असेसमेंट ऐसा करें कि थर्ड पार्टी ऑडिट बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट करती है और आप पता चलता है कि आपने चोरी की है। देखिए सिंपल बात ये है कि चोरी तो बड़ा आम करते हैं। मैं बता सकता हूँ आपको पर्सनल एक एग्जांपल। एक होते थे मोइनुद्दीन खान साहब यहाँ पर FBI से, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड छोड़ करके पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर सैलरी छोड़ करके हांगकांग से जो हेड थे वहाँ पर वो यहाँ पर आए, FBI के चेयरमैन बन गए। ठीक है, वो थोड़े दिन के बाद सत्ताई साहब थे उस जमाने फाइनेंस मिनिस्टर, मैं 99 की बात कर रहा हूँ, उससे 98 की। उस बार में इनने मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इकराम आप हमें मदद करें और हमें ये पता करें ये जो टैक्सेशन। तो हमने उन्हें एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम था ऑपरेशन फॉक्सहंट। उस ऑपरेशन फॉक्सहंट से हमने ऐसे किया, लोगों को हमने भेजा एट रैंडम, वो टीवी हमारी हम कर रहे थे, इसके सर्वे कर रहे थे, उस पर जाके लोग करते थे कि भाई ये घर है, इसके ऊपर कितनी एयर कंडीशनर है, कितनी गाड़ियाँ वगैरह। थोड़े हमें क्लब से मिले, थोड़े ये मिले, क्रूड वे, बट हमें काफ़ी कुछ उसमें मिला उस फॉक्सहंट में से। लिबर्टी मार्केट और दूसरा एक और मार्केट में नाम भूल रहा हूँ लाहौर में, उनने एहतजाज किया। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वेट करते हैं वो लिबर्टी मार्केट लाहौर करती है। उसके ऊपर जाके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उनको बोला नहीं आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि लिबर्टी मार्केट तो मोइनुद्दीन खान रिजाइन कर गया और थोड़ी दिन बाद ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही वाज सो पेन्ड, राइट। मैं आपको बताता हूँ बात की सिंपल बात ये है, जो चोर है वो चोर है, वो टैक्स एवेजन करता है तो वो क्या कर रहा है? आप सैलरीड क्लास के ऊपर पूरा बोझ दे रहे हैं। 2.5 मिलियन 3 मिनट, वो बिल्कुल गलत है। 2.5 million people cannot bear the burden of 200 million or 210 million people. आपको बिल्कुल ये आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो आदमी टैक्स एवेड करता है वो जेल जाने के तैयार हो अगर टैक्स एवेड करता है। इकराम सहगल साहब, मैं आता हूँ अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब, आप इकराम सहगल साहब की बात से इत्तफाक करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी ये कह रही है कि आप तो ये एक FBR को नैब बना रहे हैं और उनके खदशात हैं कि ये जो है ये एक और रास्ता खुल जाएगा रिश्वत का या ब्राइब का, पॉलिटिकल इसके अंदर इंतकाम भी आ सकता है। क्या कहते हैं आप? नदीम साहब, अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, कोई शक नहीं। लेकिन ये टैक्स का मसला नहीं है, हकायक को सामने रखा जाए। देखिए 2008 का बजट आप निकाल के देखें, उसमें जो हुकूमती हद था टैक्स कलेक्शन का वो 1000 अरब था और वो पूरा हुआ। अभी हमें FBR ने कुछ दिन पहले बताया है कि 11 महीनों में उसने 7100 और 4100 अरब जो टैक्सेस है वो इकट्ठे कर लिए। आप सोचिए कि 12 सालों में इस मुल्क में रहने वालों ने 1000 अरब से 4100 अरब टैक्स दिया है, हुकूमत की तिजोरी में जमा करवाया है। हुआ क्या है कि इस दौरान जब 1000 अरब का टैक्स का हद था उस वक्त हुकूमती अखराजात कोई 1500 अरब के थे। आज हुकूमती अखराजात 8500 अरब पे पहुंच गए। जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात, हुकूमती खसारे बढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों का खून भी चूस लें तो आपके हुकूमती अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस जो है वो हुकूमती अखराजात और हुकूमती खसारों को कम करने में होना चाहिए। जिस रफ्तार से टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स की शरह बढ़ रही है, आप सोचिए कि 1000 से हम 4100 अरब पे पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तानियों ने टैक्स दिया है। अब गरीब मुल्क है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम 1100-1200 डॉलर की है। यहाँ पे आपके पास, आप तारीखी तौर पे देख लें, जब अमेरिका में इनकम 1100-1200 डॉलर की पर कैपिटा होती थी तो GDP का 9-10-11% ही टैक्स इकट्ठा होता है। अब हम 10% तकरीबन GDP का टैक्स यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। इंडिया की जो विफाकी हुकूमत है वो भी 10-11% करती है, बाकी 6-7% जो है वो वहां के सूबे इकट्ठे करते हैं। तो इतना ही टैक्स का बेस है।
आप अगर अयूब खान के ज़माने की तकरीर सुन लीजिए, अयूब खान कहते थे कि मैं टैक्स को ब्रॉडन करूंगा, फिर याहिया खान ने कहा मैं टैक्स को ब्रॉडन करूंगा, फिर जुल्फिकार भुट्टो साहब ने कहा मैं टैक्स बेस को ब्रॉडन करूंगा, उसके बाद नवाज शरीफ ने ये कहा, बेनजीर ने ये कहा, उसके बाद मुशर्रफ साहब ये कहते रहे। अगर टैक्स ब्रॉडन नहीं हो पा रहा पिछले कुछ सालों से, पिछले 50-55 सालों से, तो जरूरत इस चीज की है कि आप इकोनॉमी के अंदर जब तक उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, कोई नए सेक्टर्स नहीं आएंगे, तो टैक्स बेस तो आपका यही रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है फ़ारूक सलीम साहब, मैं आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें अब हारून शरीफ साहब दो सवाल बनते हैं। एक तो ये ज़रा पॉलिसी साइड के ऊपर ये फरमाइएगा कि ये जो मिथ है कि हम 10,000 अरब 8,000 अरब टैक्स जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, ग्रोथ हमारी है नहीं है, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं वो बंद है, हमारे यहाँ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, दुकानदार तबका है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, बहुत सौ को तो अब लिंक कर लिया गया है सेल्स टैक्स के हवाले से। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो यही वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है जो इस तरफ से आ सकती है। आपको लगता है ये मिथ है या रियलिटी है, क्या है कि हम इस हद तक अपना टैक्स बढ़ा सकते हैं, हमें नहीं मिल रहा है? पहला पहलू तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग है उसके पास तो मज़ीद पे करने की गुंजाइश नहीं है। जो कुछ बड़े टैक्स एवेडर्स हैं, अगर आप नेट को एक्सपैंड करते हैं तो आई सपोर्ट दैट कि अगर कोई बिल्कुल चोरी कर रहा है तो उसको पब्लिकली बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए और सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें जो निशानदेही दो चीज़ों की गई है, एक तो मैं तायद करूंगा कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे तवज्जो बहुत कम है। मैनेजमेंट से दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि आप अपने अखराजात को ठीक कीजिए। 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट का साइज घटाने की ज़रूरत थी, जो कम नहीं हुआ है। लेकिन टारगेटिंग जो है, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है हुकूमत का, देखिए जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं या वॉक में F9 पार्क में जाता हूँ, वहाँ बेतहाशा बिल्डिंग्स टैक्स पेयर के पैसे की बन के वीरान पड़ी हुई हैं। तो हमें चाहिए कि एक्सपेंडिचर की एक तो टारगेटिंग को ठीक करें। तो ये तो दो तीन जो इसके एक्सपेंडिचर साइड है। लेकिन जो सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, नदीम साहब, हमारा 35-40 साल से नहीं बदला है। जब तक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, ना तो हम वो ग्रोथ के लेवल्स ले पाएंगे जो हम तवक्को कर रहे हैं, ना ही ये टैक्स बेस इस तरह बढ़ेगा। मेरी राय पहले भी थी, अब भी है कि हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है, एसेट से गवर्नमेंट को घटाने की ज़रूरत है। सिमिलरली हमारी कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को डेवलपमेंट बजट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स फ्लोट होने चाहिए ताकि हुकूमत पे, टैक्स पेयर पे बर्डन जो है एक्सपेंडिचर का घटना शुरू हो। सारी मॉडर्न इकोनॉमीज इसी तरह करती हैं। तो मेरी जो इस वक्त वरी है थोड़ी सी, हारून शरीफ साहब आपसे ये सवाल लेके मैं अब रिवर्स जाऊंगा। ये फरमाएं, जब आप ये कहते हैं कि नॉन टैक्स जो आपका बेस है उसको बढ़ाना चाहिए, वो कैसे बढ़ाना चाहिए? वो क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में चेंजेस आए कि वो बढ़े? देखिए जी, नॉन टैक्स बेस में सबसे पहले तो हुकूमत को अपने एसेट्स जो हैं उनको प्रॉपरली सेल करना चाहिए। हुकूमत इज सिटिंग ऑन एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, उसको आप बेचें, आपको रेवेन्यू का इनफ्लो आएगा। सिमिलरली आपके जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उसके ऊपर से आप फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक करें। ये जो देखें आप आजकल के बजट में जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई 200-250 अरब की उन्होंने बात की है प्राइवेटाइजेशन की या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स की। मेरे हिसाब से ये प्रोपोर्शन बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारे पास बेतहाशा एसेट्स हैं और उसको लेने वाले भी मौजूद हैं। तो मैं ये नॉन टैक्स में ये नहीं कह रहा कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा दें, बट हुकूमत को अपना, आई एम नॉट सेइंग सेल द फैमिली सिल्वर, बट जो एसेट्स हैं बिला वजह जिस पे ब्यूरोक्रेसी के बंदे बोर्ड्स पर बैठे हुए हैं, ज़मीनों पे बैठे हुए हैं, घरों पर बैठे हुए हैं, प्राइम जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है इस्लामाबाद और लाहौर की, उसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैंने 10 साल वाइट हॉल के साथ एज एन एडवाइज़र काम किया है। वहाँ पर आपको गाड़ी तक नहीं मिलती परमानेंट सेक्रेटरी को, आपको पैसे मिलते हैं, आप चाहे मोटरसाइकिल खरीद लीजिए या रोल्स रॉयस ले लीजिए।
सो ये हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। आप सेक्रेटेरिएट को इटसेल्फ देख लें, जो मेरा कमरा था ऑन ए लाइटर टोन, जो मिनिस्टर का कमरा होता है वो कोई कानून है जिसपे आप उसको छोटा नहीं कर सकते। आई वॉन्टेड टू अकोमोडेट 10 मोर रिसर्चर्स देयर, उन्होंने कहा जी कानूनन आप नहीं कर सकते। तो ये फरजूदा चीज़ें छोड़ के हमें कुछ मॉडर्न तरीके से एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करनी चाहिए। मैं आता हूँ हारून शरीफ साहब। आप इकराम सहगल साहब ये फरमाइएगा कि एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं, उसका बजट में जिस तरीके से उसका तज़किरा किया गया है और जो रोड मैप उसका दिया गया है कि उसको आप पहले अपने पैर पे खड़ा करें, फिर उसकी 26% जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक सेल करें, फिर उसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, मतलब इज़ इट रियलिस्टिक? बिल्कुल नहीं। आपकी प्राइवेटाइजेशन जो बिल है जो पहले है, इट इज़ मोस्ट अनरियलिस्टिक। वो तो आपको परमिट ही नहीं करता। आप चले जाएं अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन और आप देख लें कि आप एक ही देख लें पावर एक पावर प्रोजेक्ट एक प्राइवेटाइज हो रहा है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं उस प्राइवेट, क्योंकि आपकी जो सिस्टम्स हैं वो ख़राब है, गलत हैं। पर सबसे बड़ी बात है ना, आपको टैक्स की कोड सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। अब मुझे बताएं, ये दो माहिर बैठे हैं यहाँ पर, फ़ारूक सलीम साहब और हारून शरीफ साहब, मुझे बता दें कि अगर ये मैं मान जाऊँगा, अगर जो अपना ये टैक्स फॉर्म्स खुद फिल करके ये भर करके भेज दे, इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट इमेजिन। नंबर वन, दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी कि लोग जो हैं टैक्सेशन सिस्टम में वो आपको किस तरह कोर्स करें, इंटिमिडेट करें, आपसे पैसे निकालें। ज़्यादा पैसे तो ये खाते हैं, बजट से ज़्यादा तो पैसे ये खाते हैं। बात सिंपल बात है, आपको टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, आप उस चीज़ को टैक्स देखें, फॉर एग्जांपल आपको 100 बिलियन आपने टैक्स आपने एक्स्ट्रा करना था टू द टेलीकॉम कंपनीज, वो आपने छोड़ दिया। क्यों? टेलीकॉम का, व्हाई नॉट? दैट इज टैक्सिंग एयर, दैट इज टैक्सिंग एयर। नाउ व्हेन यू टैक्स दैट एयर, दैट विल नॉट हैव अ इफेक्ट। When you tax fuel, it has a residual effect, it has a effect in all over the economy. आप वो चीज़ को खाली टैक्स करें जहाँ पर आपके पास रेजिडुअल इफेक्ट ना है। आप हर चीज़ को आप सिंप्लीफाई करें जब तक। और मैं इनफैक्ट ये भी कहता हूँ कि आप टैक्स क्रेडिट, एक आदमी एक प्रोजेक्ट लेके जाता है, मैं एक प्रोजेक्ट लेके जाता हूँ बैंक में, मैं बोलता हूँ जी मुझे इतना लोन चाहिए इसके लिए क्योंकि मैंने ये मेरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, मैंने इतना % अर्न करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना। ठीक है, आप एट सोर्स आप उस क्रेडिट को आप वहाँ से ले लें और बोलो ठीक है आप प्रॉफिट बनाए लॉस बनाए हमें नहीं पता, ठीक है आप जा करें, क्योंकि then you are not subject to any more oversight by anybody कि आप टैक्स कितना दे रहे हैं, क्योंकि आपने एट सोर्स स्ट्रेट अवे क्रेडिट को टैक्स करके आपने जो गवर्नमेंट का जो हिस्सा आपने ले लिया। सिंप्लीफाई करें। माई होल थिंग इज आई एम नॉट टैक्स एक्सपर्ट बाय एनी चांस। सिमिलरली देखें, सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने देखा है ये जो SRB बनी है, PRA बना है, इस तरह की जो रेवेन्यू प्रोविंशियल जो है वो क्या करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है से 2 मिलियन का, उस पर उन्होंने बोलता है 16% आप लगाएं जो क्लाइंट देगा, वो क्लाइंट सोर्स पर दे देगा या मैं उसको जाके भरूंगा। तो मुझे तो 2 मिलियन अपना मिल रहा है, 16% आगे जा रहा है। आप देखें सबसे सक्सेसफुल कलेक्शन एजेंसीज अब PRA है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, फ्रंटियर सरहद रेवेन्यू, ऑल दीज आर सक्सेसफुल बियॉन्ड मेजर। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इनफैक्ट अपनी टारगेट एक्सीड किए बाय अबाउट ऑलमोस्ट 100%, PRA ने ऑलमोस्ट 100%। क्यों? बिकॉज द टैक्स इज सिंप्लीफाइड। आपका ये कहना है कि टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए। अब फ़ारूक सलीम साहब, मैं एक और चीज़ की तरफ जाना चाह रहा हूँ और वो ये है कि एक जो इंडिकेशंस आ रही हैं, तासुर जो उभर कर आ रहा है वज़रा के बयानात से, चाहे वो हमाद अज़हर हों या वज़ीर ख़ज़ाना ख़ुद हों, ऐसे लग रहा है कि हमें तेल की, बिजली की, गैस की, इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ानी हैं और उसके नतीजे के अंदर महंगाई का एक सैलाब जो है आपको लगता है, दिखाई देता है आता हुआ, आपको महसूस होता है कि नहीं हमें ये अगर मोमेंटरीली हम बजट के मौके में कुछ स्पेस लेने में कामयाब हो गए हैं, तो अगर हमने अगली $1 बिलियन की जो हमारा रहता है सिलसिला वो लेना है तो फिर हमें ये सब करना है। देखिए नदीम साहब, आपने इस फ़ज़ाइये में 2 खदशात का जिक्र किया था। आई थिंक उसमें एक तीसरा खदशा भी जमा कर लें और वो है IMF।
अब फरवरी की 16 तारीख को जब IMF की टीम और वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, उसके 3 या 4 बड़े पिलर्स थे। पहला था कि 1200 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। दूसरा था कि 900 अरब रुपए की अमाउंट कलेक्ट की जाएगी बिजली के बिलों में, यानी कि 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। फिर था 600 अरब रुपए का या 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी, यानी कि 25 से 30 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। और एक आखिरी वाला था कि शायद 140 अरब रुपया जो एग्जेम्पशंस में दिया है कॉरपोरेशंस को, वो एग्जेम्पशंस जो हैं वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। अब इस दौरान हमारे पास एक नया वजीर खजाना आ गया और उन नए वजीर खजाना साहब ने ये फरमाया कि मैं ये कंडीशंस जो हैं ये नहीं मानता और मैं प्रोग्राम रीनिगोशिएट करने चला हूँ, या इस प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। अब जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो ये नहीं समझते कि नया वजीर खजाना आया है। उन्होंने तो मुआहदा जो किया है वो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ किया है। कुछ लचक जरूर हो सकती है, हम कोई अपने दलाइल लेके जा सकते हैं IMF के पास। जो कोशिश मुझे लग रहा है हो रही है वो ये है कि अमेरिका को किसी तरह कायल किया जाए और अमेरिका का दबाव IMF के ऊपर डाला जाए कि कुछ जो कंसेशंस हैं वो पाकिस्तान को दी जाएं। अब क्या वो हो पाता है या नहीं हो पाती? अगर वो नहीं हो पाती तो फिर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो 1200 अरब का टैक्सेस हैं, 900 अरब के इजाफी बिजली के बिल आपके और मेरे अकाउंट्स में आएंगे, फिर पेट्रोलियम लेवी है, तो महंगाई का एक नया तूफान जो है वो जरूर सामने नजर आ रहा है और वो अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में नजर आएगा। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो रीसेंट फिगर उसने दी हैं उसमें उसका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कहलाता है उसमें कोई 19.4% का इजाफा हुआ, जिसका मतलब ये है कि जो होलसेल प्राइसेस हैं ये बढ़ रही हैं और अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वही वाली कीमतें जो हैं वो रिटेल लेवल पे आपको और मुझे भी अदा करनी होंगी। मैं आता हूँ फारूक सलीम साहब। अब इसमें हारून शरीफ साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बजट है इसके अंदर जाहिर है आपने बात तो कर दी है कि हमने जो महसूलात हैं उनको आप 8,630 अरब रुपए तक ले जाएंगे। जो पिछला है वो आप कह रहे हैं कि हम 5,500 तक लेंगे, ऊपर की बात कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। अब ये जो 1200 अरब रुपए का जंप है ये आपके बजट नहीं बताता है कि ये कहाँ से पूरा होगा, किस तरीके से पूरा होगा, और ये जो एक खला छोड़ दिया गया है ज़रा आप अपनी बसीरत से इसको भरने की कोशिश करेंगे? आवाज़ दो यार। सहगल साहब की बात, ऑटोमेशन बढ़ानी चाहिए और सिंप्लीफिकेशन बढ़ानी चाहिए। पूरी दुनिया में डंडे की बजाय ये काम ज्यादा बेहतर काम करता है टैक्स कलेक्शन के लिए। अब आइए आपका सवाल। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक मेरे हिसाब से एक गैम्बल है या ब्लफ है कि हम सेल्फ असेसमेंट के थ्रू और हम GDP ग्रोथ को जो फील गुड फैक्टर के थ्रू आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। जहां तक मैं इंटरनेशनल इदारों को समझता हूं, मेरे हिसाब से वो एक क्वार्टर बड़ा क्लोजली हमारी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे और ये वज़ीर खजाना ने इसकी इंडिकेशन भी दे दी है, क्योंकि वो निगोशिएशन अभी नहीं करेंगे। आप अगर एक क्वार्टर के बाद रिजल्ट दिखाते हैं कि जो टारगेट्स को आप एक्सीड कर रहे हैं तो फिर वो टेबल पर बैठ के बात करेंगे। लेकिन अगर हम टारगेट्स को नहीं मीट कर पाते हैं तो देन आई एम अफ्रेड कोई ऐसी प्लेजेंट सूरत हाल IMF और पाकिस्तान की नहीं बन पाएगी, अनलेस कि हम इसको सियासी तौर पे हल करना की कोशिश करें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो एक तो ये बड़ी मैं पॉलिसी की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर ये एक रिस्क दिखाई देता है। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट बेहतर कर लें तो ये जो प्रेशर आ रहा है 1200 अरब का वो भी कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो ग्रे एरियाज दिख रहे हैं, जब GDP की ग्रोथ होती है तब प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ टैक्स कलेक्शन उसी पेस पर नहीं होती है हिस्टोरिकली, क्योंकि
आप जो है उन्हीं टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि हम जीडीपी ग्रोथ को इन्फ्लेशन में जमा करें तो ऑलरेडी हमारी इतनी इनकम आ जाएगी, एविडेंस इसको फुली सपोर्ट अभी तक नहीं करता है जब तक आप स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को एक्सपैंड ना करें। दूसरी पॉलिसी की चीज जिस पे मेरी वरी है वो ये, तीसरी इदारा जाती चीज है। देखिए हमारे अभी तक जो देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर टू डिलीवर जो स्टेट के इदारे हैं, चाहे एफपीआर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो। अब जब इतना फोर्सफुली हम इदारों से डिलीवरी कराना चाह रहे हैं तो आप उसी बकेट को यूज कर रहे हैं। कोई नए लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस तो भी मुझे कोई कानूनन क्रिएट नहीं होती दिखाई दे रही, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में हम भी आए थे। जब तक आप उनको एक ऑटोनमस स्पेस नहीं देगी, मोइनुद्दीन की बात की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जब तक आप उनको स्पेस नहीं देंगे तो आप यहां पर नोबेल लॉरिएट को लाकर बिठा दे वो भी नाकाम हो जाएगा। तो मेरी ये इसके अंदर है कि पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन की साइड है उसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है, और ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और हमारे मिनिस्टर्स को, बल्कि हमें बेतहाशा इन्वेस्ट करना चाहिए, करने की ज़रूरत है। मैं आता हूँ हारून शरीफ साहब। अब इकराम सहगल साहब ये फरमाइएगा कि ये तो अब आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी है कि ये जो बार बार अमेरिका की बात आ रही है कि अमेरिका से कहा जाए वो इन्फ्लुएंस डालेगा आईएमएफ पे, हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी, इसके तनाजुर में कुछ और भी है? देखिए वो तो आपके पास नेचुरली उनकी अपनी इंटरेस्ट है। हर स्टेट जो है अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। हमने तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कभी काम नहीं किया। 20 साल पहले जब हमें करना चाहिए था, मुशर्रफ साहब ने 2 मिनट के अंदर हमारी 20 साल के लिए बेड़ा गर्क करा दिया बिकॉज, और हमें इतना नुकसान पहुंचा है वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि हमें इसको प्रॉपरली हमने अपना नेगोशिएट नहीं किया। उस वक्त हम अच्छी तरह नेगोशिएट करते तो हमें बहुत सी चीज़ें हमें मिल सकती थी, बहुत रिलीफ मिल सकता था। और ये जो हमें बार बार चैलेंज पड़ता है ये नहीं। आप सोचें एक मुल्क जिसको ट्रांजिट बनाया गया, जिसकी ओवर फ्लाइट्स किए गए, जिसके अंदर बेसिस दिए गए, उनको वो हर वक्त रिसीविंग एंड पर होता था, और दूसरे मुल्क जो इंडिया जैसे मुल्क और बाकी मुल्क जो जिनको कुछ नहीं किया वो उनको ज़्यादा जनरस उनके साथ टर्म्स होता था। देखिए आईएमएफ का कंडीशन तो आप देखें, मैं नहीं एग्री करता। जो फरवरी में नेगोशिएट किया गया बिल्कुल गलत था क्योंकि वो अनरियलिस्टिक था। आपने नेगोशिएट किया उस वक्त आपको करना, आप इतनी टैक्स आपको पता था आप नहीं लगा सकते। और आई थिंक अगर ये शौकत तरीन साहब ने किया है कि मुझे तो डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन अगर जो उन्होंने किया ये कि भाई हम नहीं ये हम लगाएंगे टैक्सेस, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि आप अगर टैक्स करेंगे फ्यूल को, आप टैक्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, आप टैक्स करेंगे गैस को, ऐसी चीज़ों को टैक्स करेंगे तो नेचुरली वो इन्फ्लेशन जिस तरह फरूख सलीम साहब ने कहा वो विल गो आउट ऑफ द विंडो कम्प्लीटली। इतना इन्फ्लेशन होगा। आपको करना चाहिए वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि आपकी कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। रेमिटेंसेस आपकी ठीक ठाक इंक्रीज कर गई हैं, आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आ गई है। सो बहुत सी चीज़ें आप, मैं समझता हूँ कि और लग्जरी आइटम्स आप ख़त्म करें, आप थोड़ा सा आप बेल्ट टाइटन करें, थोड़ा आप माने कि ऐसी चीज़ें हमें। अब आप सोचें, आप जाएं अभी इस्लामाबाद में चले जाएं, वहाँ पर जाके किसी भी ग्रोसरी शॉप में चले जाएं, आपको फ़ॉरेन बटर मिलेगा, फ़ॉरेन मिल्क मिलेगा, फ़ॉरेन की चीज़ें मिलेंगी। क्या ज़रूरत है? आपने अपनी बटर इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और आपकी बटर की नहीं होती क्योंकि आप बटर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपकी अच्छी अपने बटर बहुत अच्छी हैं, डीन्स का बटर आप ले लें, नूरपुर का बटर ले लें, सेकंड टू नन, उनकी चीज़ ले लें सेकंड टू नन, लेकिन आप उनको प्रेशर में रखते हैं, फॉरेन की इंपोर्ट करते हैं। तो आपकी लग्जरी गुड्स के ऊपर कुछ आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं इकराम सहगल से बात हूँ, मेरे पास अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। फ़रूख सलीम साहब 1 मिनट आपके पास है और फिर 1 मिनट जो है वो हारून शरीफ साहब के पास। ये फरमाइए कि तज़किरा किया इकराम सहगल साहब ने कि आप टैक्सेशन को सिंप्लीफाई कर दें, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सारे टैक्स ख़त्म करके एक टैक्स रख दें, सेल्स टैक्स, और हर बंदा जो है वो 16% पे करता जाए तो आपकी टैक्स बेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी? देखिए इस वक्त हकीकत ये है कि तकरीबन 70 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस हैं जो डिफरेंट हुकूमती इदारे, तकरीबन 37 ऐसे इदारे हैं जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, और 70 टैक्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं।
तीन बड़े प्रॉब्लम जो टैक्स सिस्टम के साथ हैं, पहला तो ये कि ये गैर मुनसिफाना पॉलिसी है, यानी कि आप 66% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि पूरे मुल्क का बोझ जो है वो पाकिस्तान के गरीब तरीन तबकात जो हैं उनके ऊपर 66% बोझ आपने डाल दिया है। ये पीटीआई के मंशूर में भी लिखा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन की प्रोपोर्शन को कम किया जाएगा, लेकिन हकीकतन ऐसा हुआ नहीं, ये मजीद बढ़ गई। दूसरा इशू है कि जो कलेक्शन एजेंसी है जिसको हम एफपीआर कहते हैं, वो इंतहाई इनएफिशिएंट एजेंसी है, उसको एफिशिएंट बनाना होगा। और तीसरा ये कि जिसका अभी इकराम सहगल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि टैक्स का निज़ाम जो है वो बड़ा बोझिल है टैक्स पेयर के ऊपर। आप यकीन जानिए कि मैं अपना टैक्स फॉर्म जो है वो खुद नहीं भर सकता। मैं आता हूँ फारूक सलीम साहब। हारून शरीफ साहब, लास्ट मिनट है, अब आप ये फरमाइए कि ये सिंप्लीफाई या टैक्स ख़त्म करके कोई ऐसा एक टैक्स जिसके नतीजे में सब उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, कोई 47 तरह के टैक्सेस जो थे वो बिजनेस कम्युनिटी पे कर रही थी, जिनको हमने क्लब करके 8 या 10 कर दिया था। तो अब जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, रेंट सीकिंग और ब्राइब बढ़ती जाएगी। मैं फिर से यही कहूँगा, मेरा तजुर्बा ग्लोबल भी यही कहता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, ह्यूमन टच कम कर दें, वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। जितना हम ह्यूमन टच रखेंगे करंट मशीन के अंदर, वो कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर गैप्स बढ़ते जाते हैं। और आखिरी बात मैं इसमें यही अर्ज करूंगा कि देखिए, इस वक्त एक मोमेंटम बन रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ सिग्नल्स दे रही है। हमारा चैलेंज हिस्टोरिकली भी यही रहा है कि उसको सस्टेन कैसे करना है। लेकिन अगर हम इस करंट इंटेंसिटी और बेसिकली पड़ जाएंगे रीनिगोशिएशन विद फंड, सो वी नीड टू बी रियलिस्टिक एंड पिक अप 1 और 2 प्रायोरिटीज जिसको हम शो कर सके। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।